और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका तारुफ सबसे पहले कराएंगे और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शकील अंसारी, लीडर कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। वसीम रजा, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ हैं। और निरंजन पोडर साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का खैर मकदम है सलाम टीवी पर। निरंजन पोडर साहब भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हैं। उनका भी रिएक्शन लेना चाहेंगे कि मौजूदा सूरत हाल किस तरह की मुसलमानों की क्यों पिछड़ा आज भी नजर आता है और क्यों कंफ्यूज्ड आज भी नजर आता है। देखिए इरम जी, आपको इसके कारण पे जाना पड़ेगा और हमारे यहाँ चरक संहिता के अंदर कहा जाता है कि कारण ही निवारण है। जब आप किसी भी रोग के या किसी भी समस्या के कारण पे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका निवारण शुरू कर देते हैं, और जब तक आप उसकी जड़ में नहीं जाते, उसके कारण पे नहीं जाते हैं इरम जी, तब तक आप उसका सही मायने में समाधान नहीं कर पाएंगे। आप उसके अंदर थोड़ा सा लीपापोती या रोकथाम तो कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे के ऊपर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि क्या लोगों के दिमाग में यह सवाल नहीं आना चाहिए कि इस देश के ऊपर 300-400 वर्षों तक शासन करने वाला समाज आज सबसे पिछड़ा और गुर्बत में, और आप ये समझ लीजिए जहालत में सबसे नीचे की स्तर पे क्यों चला गया। यानी कि पिछले 75 वर्षों के अंदर जो सरकारें, जो सत्ताएं जो थी, उन सत्ताओं ने क्या किया? उन सत्ताओं ने इरम जी बात तो करी मुसलमानों की, यानी कि मुसलमानों को एक हिसाब से वोट बैंक की मशीन तो बनाया, लेकिन वास्तविक धरातल के ऊपर मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं इरम जी, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा। कहीं पे भी आप जहां मुसलमान बस्ती है वहां पे आप जाकर के देख लीजिए, ना आपको ढंग की सड़क मिलेगी, ना ढंग का खड़ंजा मिलेगा, ना कोई ढंग की कॉलेज मिलेगी, ना ढंग का स्कूल मिलेगा, ना कोई ढंग का बढ़िया हॉस्पिटल मिलेगा। यानी कि मूलभूत, और जो जिसको कहते हैं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी मुसलमानों की बस्तियों के इर्द गिर्द आपको कहीं पे भी दूर तक नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ केवल और केवल मुसलमानों की बात की गई, लेकिन ना शैक्षणिक स्तर पे, यानी कि ना तालीम के स्तर पे मुसलमानों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया गया, और ना रोजगार के। आज जितना मुसलमान, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, आज इस देश के अंदर अगर मुसलमान जीवित है, मुसलमान अगर अपना गुजर बसर कर रहा है, तो वो केवल अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत, यानी कि जो उसके हाथों का हुनर है, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो लोहार हो, चाहे वो सुनार हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे कोई भी हो, उसके हाथों के अंदर इतनी सफा है, इतना कलाकारी है कि वो, आप ये समझ लीजिए, मिट्टी को सोना बनाने की ताकत रखता है। तो इसी दम के ऊपर आज केवल वो जिंदा है। आप देखिए कहां सरकारी सेक्टर के अंदर उसको भागीदारी मिल रही है, कहां प्राइवेट सेक्टर में उसको भागीदारी मिल रही है, कहां बिजनेस या यूं कहें कि बड़े कॉर्पोरेट घरानों के अंदर मुसलमानों की भागीदारी है। फिर मेरे को एक बात बताइए, ये लाचारी की स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि केवल और केवल यहां पे एक ही चीज की गई कि मुसलमानों को केवल एक, जिसको कहते हैं धार्मिक भावनाओं के ऊपर उनको उग्र कीजिए, उनको भड़काइए, उनको किसी राजनीतिक पार्टी से डराइए और अपना वोट बैंक समझ के चलते रहिए। और मैं एक चीज हर जगह कहता हूं इरम जी, कि मुझे एक बात बताइए, हमारे यहां चुनावी राजनीति है। अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता बात तो कर रहे थे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि किसी भी समाज के अंदर, और ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, कोई भी समाज के अंदर आप देखिए कि जब एक प्रत्याशी को ये लगता है कि ये वोट बैंक तो मेरे घर का है, इसको तो वोट मुझे देना ही देना है, तो वो उनकी बस्तियों में जाकर के क्यों हैंडपंप की व्यवस्था करेगा? क्यों वहां जाकर के उनसे विकास के वायदे करेगा? वो तो उन बस्तियों में जाएगा जिन बस्तियों में उसको लगेगा कि फला बस्ती में मुझे वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वहां जाकर के वो कुछ वायदे करेगा। तो कहने का तात्पर्य, जब उसने आपकी बस्ती में आकर के वायदा ही नहीं किया, तो क्यों सड़क बनाएगा, क्यों गलियां बनाएगा, क्यों खड़ंजे बनाएगा? तो कहने का तात्पर्य निरंजन साहब, आज के दौर में अगर देखा जाए, क्योंकि मुसलमानों की ओर से भी कई तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं कि हमें दरकिनार किया जा रहा है, हमारे मुद्दों पर बात नहीं की जा रही, तो क्या लगता है कि क्या उस मुसलमान वोट बैंक की जरूरत मौजूदा सरकार महसूस नहीं कर रही है? इस तरह की सूरत हाल भी नजर आती है क्या? नहीं इरम जी, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात निश्चित रूप से कही थी कि इस देश के 140 करोड़ लोग जब तक एक साथ एक कदम से कदम मिलाकर के नहीं चलेंगे, देश का विकास नहीं होगा। तो उन 140 करोड़ लोगों के अंदर उन्होंने मुसलमानों को भी जोड़ा। अब हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से वर्तमान परिदृश्य और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जैसे देखा जाए, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान को मुख्य धारा से हटा करके और एक साइड लाइन किया जा रहा है। ये आज की परिस्थिति के अंदर आपको ऐसा देखने में लग रहा है। लेकिन
जो अगर आप मुसलमानों के मुस्तकबिल की बात करें, उनके अगर भविष्य की बात करें, तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के दिमाग के अंदर वो सारी की सारी योजनाएं हैं। और अब 2024 चुनाव जीतने के बाद में मैं आज आपके टेलीविजन चैनल के ऊपर बड़े खुले शब्दों में बोल के जा रहा हूं कि मुसलमानों की नई लीडरशिप डेवलप होगी। कौन से लीडर आएंगे मुसलमानों के? वो लीडर आएंगे अशफाकुल्लाह खान जैसे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जैसे, अब्दुल हमीद जैसे मुसलमान आगे आएंगे। यानी कि सीधी सी बात आपको मैं बताऊं कि जो केवल और केवल मुसलमानों को भड़काने का या उनको खाली वोट बैंक और उनको एक समझ लीजिए अपनी एक भीड़ समझने वाले लोग जो है वो अब मुसलमानों की लीडरशिप से पीछे जाएंगे और मुसलमानों को यहाँ का नागरिक समझने वाली लीडरशिप आगे आएगी। और उसके बाद में जिस तरीके से इनका समानांतर विकास चलेगा, ये पूरा देश, आपको मैं बता रहा हूं, पूरे देश के अंदर इस चीज को आप देखेंगे। क्योंकि देखिए ईरम जी, निश्चित रूप से आप एक चीज बताइए कि आज की तारीख के अंदर कितना बड़ा मुसलमानों का वर्ग है जो स्कूलों और कॉलेजों से समझ लीजिए फ्रेंडली है। आज की तारीख में गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से मैक्सिमम लोग मदरसों के अंदर पढ़ाते हैं। मदरसों का सिलेबस अलग है और जो वर्तमान जो शिक्षा नीति है इसका सिलेबस अलग है। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में अगर आज आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें ईरम जी, तो 99% 100% पे कट ऑफ लगती है। आप मुझे एक बात बताइए, मुसलमान का बच्चा कैसे वहां जाकर के कंपीट कर पाएगा? क्योंकि ना उसको अच्छी कोचिंग मिली है, ना उसको अच्छे टीचर्स मिले हैं, ना उसको अच्छे मतलब प्रोफेशनल्स उसको बिल्कुल वो जो वसाइल हैं वो इक्वली बटे हुए से नजर नहीं आते मुसलमानों के लिए, कम से कम इस मुआशरे में। निरंजन साहब, देखिए ऐसा है ईरम जी, मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा कि अभी आप कारण पे नहीं पहुंच रहे। यहाँ पे 3 बिंदुओं पे बात हुई है, 3 बिंदुओं के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं। पहली बात हुई लीडरशिप की। देखिए लीडरशिप एक ऐसा विषय है कि जो एक निहायत ही आप ये समझ लीजिए राजनीतिक मामला है। क्योंकि चुनावी राजनीति के अंदर कैंडिडेट किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो जिताऊ है तो उस हिसाब से टिकट दिया जाता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। आप मुझे एक बात बताइए, गुजर बैठ जहां पे होता है वहां पे क्या गुजर इसे इतर टिकट देते हैं? वहां किसी ठाकुर को टिकट देते हैं? क्यों वहां गुजर को ही टिकट देना प्रेफर करते हैं ना? उसका कारण क्या है कि यहाँ पे वोट ये जिताऊ कैंडिडेट है। और दूसरी बात, लीडरशिप डेवलप होने की बात, तो ईरम जी आप इस चीज को समझिए, मैं दावे के साथ आपको 50 नाम लेके बता सकता हूं। एक तो उदाहरण आपकी स्क्रीन पे इस टाइम सैयद जवाद बैठे हुए हैं। इतने ये दानिश आदमी है, इतने तथ्यों पे आधारित बात करते हैं। पिछले 5 वर्षों से लगातार ये समझ लीजिए टीवी के ऊपर बहुत दानिशमंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनकी लीडरशिप कहां डेवलप की गई? कहां किसी पार्टी ने आज तक इनको आगे बढ़ाया? मुझे एक बात बताइए, क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक दूसरे की कौनी मार करके पीछे धकेलने की, और इसके अंदर मुसलमान को अगर कोई पीछे धकेलता है तो वो मुसलमान लीडर पीछे धकेलता है। जहां पे एक मुसलमान लीडरशिप डेवलप हो गई, वो नहीं चाहता कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति मेरे यहाँ पे राजनीतिक रूप से मजबूत हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ये मान के चलिए, कहीं से भी अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाकर के, मैंने अभी सैयद जवाब का उदाहरण दिया है। इनको मुझे आज जब ये कांग्रेस अगर मान लीजिए इनको आगे बढ़ाती है या समाजवादी पार्टी इनको आगे बढ़ाती है, तो उसके अंदर जो मौजूद मुस्लिम लीडर है उन्हीं को सबसे ज्यादा इस चीज से तकलीफ होगी कि ये कोई दूसरा बंदा क्यों ला रहे हैं। तो ये तो होगी विशुद्ध रूप से राजनीतिक बात। अब यहाँ पे दूसरी बात आई, देखिए जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को दोयम दर्जे का, देखिए ईरम जी अभी भी समाज में आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। मैं मुसलमान समाज में बता रहा हूं। एक वो लोग मिलेंगे जो शोभा यात्राओं के ऊपर फूल बरसाते हैं, उनको सभी लोग गले लगाते हैं, उनको सभी लोग दुआ सलाम करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन दूसरे लोग हैं जो शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। तो यहाँ पे समस्या वो पत्थर बरसाने वालों की है। अब आपको जो समाज के जो संवेदनशील लोग हैं उनको अग्रणी होकर के उनको जो फूल बरसाने वाली जमात है उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, किसी भी समाज में, मैं इसमें केवल मुसलमान समाज की बात नहीं बता रहा हूं, किसी भी समाज में जो लोग सामाजिक लोग हैं, जो लोग अमन पसंद लोग हैं, वो कहीं ना कहीं चुप रहते हैं, और जो उग्रवादी लफंगे टाइप के लोग हैं वो कहीं ना कहीं वोकल रहते हैं। तो ये जिस समाज के अंदर ज्यादा लोगों
लोगों की संख्या इधर हो जाती है, वही समझ लीजिए वो समाज भटक जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि मुसलमान समाज को स्वयं से आगे आकर के ऐसे लोगों को, जो लफंगे टाइप लोग हैं, उनको अपने ही समाज में उनको तिरस्कृत करना पड़ेगा। आप देखिए, ये समाज समावेशी समाज अगर ना बन जाए तो आप भी यही और मैं भी यही हूँ। ठीक है निरंजन साहब, क्योंकि इस तरह फिरका बनाना, तशद्दुद फैलाने वाले, कशीदगी फैलाने वाले निरंजन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। इरम जी, अभी सैयद जवाद बोल रहे थे, मैं इनकी बात का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आज आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी। अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 5 वक्ता नमाजी थे और हर वर्ष पूरे के पूरे रोजेदार होते थे। फिर भी इस देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, इस देश की 140 करोड़ आबादी उनको सलाम करती है, उनको पूरा अपना सिरमौर मानती है, नहीं मानती। आज अगर आरिफ मोहम्मद खान है, 5 वक्ता नमाजी हैं, नहीं है, रोजेदार भी होते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई समाज ऐसा इतना उसके दिमाग के अंदर एक समझ लीजिए प्रेशर बना दिया गया हो। अगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ईरम जी, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, सैयद जवाद जैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, जिनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से अगर मेरी बात होती है और मैं उनको बोलता हूं कि भैया आप आइए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप पार्टिसिपेशन कीजिए, अपनी लीडरशिप को डेवलप कीजिए, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि उस समाज के अंदर इतना एक खौफ भर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि यह बर्फ पिघलेगी और जब समाज को यह सारी चीजें समझ में आएंगी, कौन उनको, किसने सही मायने में उसके साथ छल किया है, किसने सही मायने में उसको धीमा जहर देकर के उसको समाज की मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया, उस दिन वो समाज अपने आप समावेशी समाज होगा, उसकी लीडरशिप डेवलप होगी और उसका विकास भी होगा, उसकी शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ेगी और उसके तमाम चीजों के अंदर उसकी भागीदारी। अब ये बात कर रहे हैं, मैं एक चीज और यहां पे खाली जाते जाते, जवाद साहब आप ये बताइए कि जो पिछले 5 वर्षों के अंदर जो यूपीएससी के अंदर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, आपको जानकारी है कितना परसेंट ज्यादा हुआ है? जी जी, आप ये बता सकते हैं यहाँ टीवी के ऊपर कितने परसेंट लोगों जी कितना परसेंट बढ़ा है, ये बताइए। 1.5 से 2% के आसपास इंक्रीज हुआ। गलत जानकारी, इससे ज्यादा नहीं हुआ। लगभग 16% भागीदारी बढ़ी है। आप निकालिएगा, रिकॉर्ड के आधार पे बात कर रहा हूं मैं। 16% भागीदारी बढ़ी है 5 वर्ष के पहले की तुलना में। तो कहने का तात्पर्य ये है ईरम जी, जब व्यक्ति एजुकेट होगा, जब व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम में बैठेगा और जब व्यक्ति कंपटीशन एग्जाम में बैठ करके वहां पे अपनी रैंकिंग लाएगा, तो वो निश्चित रूप से देखिए समाज के अंदर भागीदारी करेगा और समाज उसको स्वीकार करेगा, उसको सराखों पे बैठाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एक कट्टरता की बात करना, केवल और केवल एक जिसको कहते हैं कि एक विश्व मन करना, चाहे वो किसी भी समाज का हो, तो समाज उसको कभी भी ज्यादा स्वीकारोक्ति उसकी नहीं हो सकती। कुछ दिन के लिए वो हो सकता है कि टीवी पे, अखबारों में, खबरों के अंदर वो मिल जाए। मैं किसी भी समाज की बात कर रहा हूं, चाहे आप इसके अंदर हिंदू समाज को बात कर लीजिए, चाहे आप मुस्लिम समाज की बात कर लीजिए, लेकिन उसकी समाज के अंदर उसकी विशेष स्वीकारोक्ति नहीं होती है। समाज की विशेष स्वीकारोक्ति उसी की होगी कि जब मैं आपके यहाँ एक छोटा सा ठीक है। तो यही, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।